तो लास्ट वाली क्लास में आपने कौन कौन सा फोर्स देख लिया था? टेंशन वाला फोर्स और स्प्रिंग वाला फोर्स और नॉर्मल फोर्स, ये आपने जान लिया था। नॉर्मल फोर्स को हम N से लिखते हैं जनरली, किसी किसी जगह पर R से लिखा जाता है। तो ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमने कहा N से लिखो तो हमेशा N से लिखना है। हमारी अपनी जो हैबिट है वो N से लिखने की होगी। और ये क्या होते हैं, डायरेक्शन में कैसे होते हैं, ये सारी बातें आपको पिछली क्लास में बता दी गई। तो ये एक डायग्राम है आपके लिए। ये A मास है, रस्सी से बांधा गया है, ये पुली है, और ये B मास है। आपको इस पिक्चर में टेंशन वाला फोर्स दिखाना है। क्या इस पिक्चर में स्प्रिंग वाला फोर्स होगा? नहीं होगा। क्या यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन होगा? अगर कांटेक्ट है तो नॉर्मल रिएक्शन होगा। चलिए दोनों फोर्सेस दिखाइए। इस डायग्राम में आप दोनों फोर्सेस दिखाइए अपनी कॉपी में, और फिर जब हम इसको करें तो आप उससे क्रॉस चेक कर लेना। इस डायग्राम में आपको टेंशन वाला फोर्स दिखाना है और नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स दिखाना है। देखिए मैंने भी इसको दिखाया है। ये रहा टेंशन, याद रखो रस्सी जिन जिन पॉइंट्स पर टच कर रही है, टेंशन के तीर रस्सी की लंबाई को कम करते हैं। देखो एक रस्सी का पॉइंट यहां टच कर रहा है और एक यहां पर टच कर रहा है, तो यहां दो तीर बनाने की आदत डालो। फिर वही सेम रस्सी है, यहां टच कर रही है और यहां टच कर रही है, तो देखो टेंशन हमेशा लेंथ ऑफ द रस्सी के अलॉन्ग होता है और ऑलवेज ये कोशिश करता है कि रस्सी की लंबाई क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, तो ये बात कितने लोगों ने दिखाई थी अपने अपने। अगर आपने एक एरो लगाया है तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, फिर सबने ये किया था क्योंकि रस्सी सेम है। तो अगर इस वाले हिस्से में टेंशन T है तो फिर इस वाले हिस्से में भी टेंशन क्या होगा, T होगा। ऐसा क्यों है कि रस्सी अगर सेम है तो टेंशन हर जगह पे एक जैसा होगा, अदरवाइज रस्सी टूट नहीं जाएगी। तो एक ही जैसा टेंशन होगा तभी तो रस्सी जो है बनी रहेगी। कहीं कम हो जाएगा, कहीं ज़्यादा होगा तो फिर टूट जाएगी। अच्छा, तो टेंशन हो गया। और हमने आपसे कहा था नॉर्मल फोर्स दिखाओ, तो देखो नॉर्मल फोर्स ये रहा, ये दो छोटे छोटे कांटेक्ट सरफेस पर, कांटेक्ट सरफेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए दो फोर्स मैंने बना लिए। इस वाले नॉर्मल को N1 नाम दे दिया और इस वाले नॉर्मल को N2 नाम दे दिया। तो बोलो भाई A पर नॉर्मल कौन है? मास A पर नॉर्मल कौन है? मेरा सवाल है नॉर्मल फोर्स एट A, बोलो कौन है? पक्का ना? क्योंकि जिस पर नॉर्मल फोर्स होता है वो उसको क्या करता है, दबाता है। आप देख सकते हो N1 वाला A को क्या करेगा, दबाएगा। और ये जो N2 वाला नॉर्मल फोर्स है, N2 नॉर्मल फोर्स, N2 नॉर्मल फोर्स फॉर TABLE टेबल। सपोज कर लो कि ये टेबल है जिस पर हमने ये बॉक्स रखा हुआ है, ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स हो गया। यहाँ कहीं तो टच है नहीं। अब देखिए इस जगह पर जरा देखिए, रस्सी ने पुली को टच किया है तो नॉर्मल फोर्स होना चाहिए, होना चाहिए भैया। ये लीजिए, नॉर्मल फोर्स हमेशा कांटेक्ट सरफेस के साथ क्या बनाते हैं, 90 डिग्री। अगर मैंने यहाँ के नॉर्मल फोर्स को N और N डैश लिख दिया तो ये जो N डैश वाला नॉर्मल फोर्स है वो किस पर होगा, N डैश वाला नॉर्मल फोर्स होगा, नॉर्मल फोर्स, बोलो गलत और सही की चिंता मत करो, नॉर्मल फोर्स ओवर पुली। ठीक है, सही है बात आपकी, क्योंकि वो N डैश पुली को क्या करेगा, दबाएगा।
और जो ये N वाला नॉर्मल फोर्स है वो किसके ऊपर होगा? नॉर्मल फोर्स ओवर कांटेक्ट रस्सी, यानी कि कांटेक्ट स्ट्रिंग। ये वो वाला स्ट्रिंग का हिस्सा है जो क्या कर रहा है? कांटेक्ट बना रहा है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने नॉर्मल फोर्स यहां दिखाया था, यहां भी दिखाया था। ये बिल्कुल होगा, यहां पर भी जा सकते हो, जितना सोच पाओ, बिल्कुल सही है। अब देखो इन्होंने जो है त्रिपाठी जी ने बोला कि यहां पर भी तो होगा, बिल्कुल होगा, बना सकते हैं ना, बिल्कुल बना सकते हैं, ओके। अब वेट भी दिखा देते हैं, पूछा तो मैंने नहीं है लेकिन फिर भी वेट दिखा देते हैं। अब ए वाले का वेट कैसा होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड, डब्ल्यू माने वेट ए का, और बी वाले का वेट कैसा होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड, डब्ल्यू बी, वेट हो गया, ठीक। जितना ज्यादा आप अपना दिमाग फोर्सेस को दिखाने में, बनाने में इस्तेमाल करेंगे वो उतना ही बेटर होगा। अब ध्यान देना इधर, मैंने कहा कि इस पूरे सिस्टम में देखो सिस्टम क्या है, ये सब मिल करके एक सिस्टम बना रहा है। तो हमने कहा कि पूरे सिस्टम में केवल उन फोर्सेस को दिखाओ जो केवल और केवल ए पर लगे हैं, यानी सब फोर्सेस के बारे में बात मत करो, केवल उन फोर्सेस के बारे में बात करो जो ए पर हैं। तो देखते हैं कि ये बॉक्स ए पर कौन कौन से फोर्सेस हैं। तो बॉक्स ए को अलग निकाल लिया, बॉक्स ए को अलग निकाल लिया। अब इस बॉक्स ए पर लगने वाले सारे फोर्सेस दिखाने हैं, शुरू करते हैं। एक तो ये डब्ल्यू है भाई, वेट है जो बॉक्स ए पर लगा है। एक ये नॉर्मल फोर्स है जो बॉक्स ए पर लगा है, और एक जो ये टेंशन है वो किस पर लगा है? बॉक्स ए पर लगा है। मैंने आपसे बोला है केवल और केवल उन फोर्सेस को दिखाइए जो बॉक्स ए पर हैं। बोलो कोई छूटा गया? कोई छूट गया हो तो बताओ। अब उन छूट गया कोई? अब उन फोर्सेस को दिखाइए जो बॉक्स बी पर है, बॉक्स या चलो ब्लॉक कह सकते हो आप। उन फोर्सेस को दिखाइए जो केवल और केवल बी पर हो। देखते हैं, दिखाते हैं इसको। तो ये रहा बी, एक तो बी के पास वेट है और एक बी के पास टेंशन है। और कुछ है बी के पास? नहीं है ना? पक्का? श्योर? ये जो आपने ये काम किया ना, और जो आपने ये काम किया, इसको कहा जाता है फ्री बॉडी डायग्राम। जैसा नाम वैसा काम। हमने ए को क्या कर दिया? फ्री कर दिया, यानी अलग कर दिया, और उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस दिखा दिए, तो इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। सिमिलरली हमने ये बी को अलग कर लिया, उस पर सारे फोर्सेस दिखा दिए, तो ये बन गया फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम है क्या? फ्री बॉडी डायग्राम एक्चुअली किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले सभी फोर्सेस की एनालिसिस होती है। पहले आप सारे फोर्सेस उस पर जो लग रहे हैं उनको दिखाइए, और बाद में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए, सपोज कर लो, जस्ट इमेजिन कि एक इन्फॉर्मेशन दी गई कि बी वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है। एक इन्फॉर्मेशन आई कि बी वाला ब्लॉक क्या नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बी वाले ब्लॉक पे कितने फोर्स लगे हैं? ये और ये। और अगर नीचे जा रहा है तो ज्यादा कौन होगा? मतलब यही तो हो गया। तो फिर आगे जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी उसका फिर हम आगे इस्तेमाल करेंगे। अभी फोर्सेस दिखाने की आदत डालिए, और जब हम किसी सिस्टम में बहुत सारे लोगों में से किसी एक को या दो को अलग कर लेते हैं और फिर उनके ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस का पिक्चराइजेशन करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, तो ऐसे पिक्चराइजेशन को, ऐसे डायग्राम को फ्री बॉडी डायग्राम कहा जाता है। ये डायग्राम और लेते हैं। ये एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है और एक ब्लॉक ये है। इस ब्लॉक का नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है। और ये एक सपोर्ट है, प्लेन कह दो आप।
ये कोई प्लेन है जिसके ऊपर ये सब रखे हुए हैं। तो कह रहा है कि मेक F माने फ्री, B फॉर बॉडी, D फॉर डायग्राम, फॉर ईच। इन सब के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, यानी बॉक्स बी पर लगने वाले सारे फोर्सेस का पिक्चर दिखाइए, सारे एक एक करके सभी बॉक्स पर लगने वाले सभी फोर्सेस का पिक्चराइजेशन करिए, बनाइए भाई। तो फ्री बॉडी डायग्राम दिखाना है। कांटेक्ट जहां पर होगा वहां पे पहले काम तमाम कर लो। वेट हम अपने दिमाग में रखेंगे, बाद में डील कर लेंगे। ये मैंने हर जगह की कांटेक्ट सरफेस पर फोर्सेस बना लिए। अब सबसे पहले मैं ले जाता हूं डी को, ये रहा डी। तो डी पर एक तो नॉर्मल रिएक्शन काम कर रही है, और इस वाले नॉर्मल रिएक्शन को मैंने मान लिया है एन वैल्यू का नॉर्मल रिएक्शन है, डी पर काम कर रहा है, और डी पर वेट काम कर रहा है। कुछ बचा डी पर? कोई फोर्स बचा हो तो बता दो, ठीक है। यानी सी और डी के बीच में नॉर्मल रिएक्शन मैंने एन माना है, ये याद रखना, ठीक। अब मैं बात करता हूं सी के लिए, ये रहा सी। तो सी पर एक फोर्स ये काम कर रहा है, ये एन है। याद रखो कि जब दो सरफेसेस एक दूसरे पे कांटेक्ट करती हैं तो नॉर्मल रिएक्शन आपस में कैसे होते हैं, वैल्यू में बराबर होते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं कि सी और डी का जो नॉर्मल फोर्स है वो हमने n माना है, तो ये भी n होगा और ये भी n होगा। C और B का जो नॉर्मल फोर्स है मैं n डैश मान रहा हूं, तो ये भी n डैश होगा और ये भी n डैश होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपने कुछ और माना हो कोई मतलब नहीं, आप देखना आपकी बात सही कि नहीं। और A और B में जो नॉर्मल फोर्स है मैं n डबल डैश मान रहा हूं, तो A और B में ये आ गया n डबल डैश और ये आ गया n डबल डैश। और A और प्लेन में ये A के साथ जो ये प्लेन है, इनमें मैं नॉर्मल फोर्स को मान रहा हूं n ट्रिपल डैश, तो ये आ गया n ट्रिपल डैश और ये भी आ गया n ट्रिपल डैश। नॉर्मल रिएक्शन तब होता है जब दो लोग कांटेक्ट बनाते हैं। कांटेक्ट सरफेस से हमेशा कैसा होता है, 90 डिग्री पर, और कैसा होता है, म्यूचुअल, यानी इस पर भी और उस पर भी। और हमेशा जिसका नॉर्मल रिएक्शन होगा वो उसको दबा रहा होगा। ये कुछ बातें जिनसे कि आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो मैं चल रहा था सी पर, तो सी पर देखो एक तो ये फोर्स है और एक सी पर एन डैश है और सी का वेट है। कोई बचा सी पर? ठीक है, देखो सी पर तो दो दो नॉर्मल रिएक्शन होंगे, एक जो डी ने लगा रखा होगा वो भी होगा और एक जो बी ने लगा रखा होगा वो भी होगा। देख लो, चेक कर लो, नहीं बोर्ड पर चेक कर लो। आपका गलत हुआ है तो आपको अगर ये पता चल गया कि हाँ ये हमसे गलती हो गई तो फिर ठीक है। आप समझ रहे हैं ना भाई? देखो ना, तुम सी को निकालो अलग, ये सी को मैंने निकाल दिया, तो ये वाला जो फोर्स है वो किस पर लग रहा है, सी पर, सी को दबा रहा है। और ये वाला जो एन डैश है वो भी किसको दबा रहा है, सी को। और ये जो नॉर्मल है वो सी और डी के कांटेक्ट से है और ये जो एन डैश वाला है वो सी और बी के कांटेक्ट से है। और वेट है नीचे की तरफ डब्ल्यू से, और कुछ है नहीं है। ये वाली बात कितने लोगों की गलत हुई है? 3 लोगों की उधर गलत हुई, तुम्हारी भी गलत हुई है, तुम्हारी सही है। अलर्ट रहना है, कोई फोर्स छोड़ो नहीं। और सुनो, जब तुम एफबीडी बनाओ ना
तो सिस्टम में ही पहले फोर्सेस दिखा डालो, सिस्टम में फोर्सेस दिखा लो, उसके बाद फिर अलग अलग कर लो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। आपने लिया बी को, चलो बी को ले लिया जाए भाई, ये रहा बी, ये बी है। अब बी पर एक तो नॉर्मल रिएक्शन एन डैश है जो सी ने लगा रखी है, बी पर एक नॉर्मल रिएक्शन एन डबल डैश है जो कि ए ने लगा रखी है, और बी का अपना वेट भी है डब्ल्यू बी, हाँ या ना, सही है। बी के बाद कहां पहुंच गए, ए पर पहुंच गए, ये रहा ए। तो ए पर एक नॉर्मल रिएक्शन है एन डबल डैश जो किसने लगा रखी है, डायग्राम देख के आप बता सकते हैं, बी ने लगा रखा है ए पर, और एक जो है ए पर लगा रखा है एन ट्रिपल डैश, प्लेन ने लगा रखा है, और ए का क्या है वेट डब्ल्यू ए, ठीक है, ठीक है ना। अब चलते हैं प्लेन पर, तो जो प्लेन है उसकी जरा बात कर लेते हैं। प्लेन पर एक फोर्स है, कौन सा, एन ट्रिपल डैश। तो जब हम अलर्ट रहेंगे, जब हम बहुत अच्छे से बहुत सारा सोचेंगे, जब हम फोर्सेस के बारे में सब कुछ सोचेंगे, तभी बात बनेगी। और देखो अभी तुमको हो सकता है कि ये बात आगे जाके तुमको बड़ी बेनिफिशियल लगे कि अगर हमें अलग अलग फोर्सेस का हालचाल भी लेना है तो शुरू में हमें सिस्टम पे ही सारे फोर्सेस दिखा देने हैं, और फिर एक एक करके सबको क्या ले लेना है, अलग अलग, ठीक है। हटाएं इसको, कोई बात नहीं, नोट नहीं करोगे, फिर अपना बना, हाँ वो भी वो बाद में ही करना है उसको, क्योंकि अगर आपने थोड़ा बहुत भी रफ किया तो गलत हो जाएगा। फिर से ट्राई करना, और ट्राई करके मुझे ग्रुप में मैसेज भेज देना कि ये देखिए डायग्राम दोबारा बनाया। हटाएं इसको और आगे काम करते हैं। ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के पहली क्लास में बताई गई हैं, और उनका हैबिट में आना बहुत जरूरी है। और आगे चलते हैं। ये एक वी शेप ग्रूव है, वी शेप ग्रूव समझते हो ना, ग्रूव मतलब वी के आकार का, ये क्या है, ग्रूव का क्या मतलब होता है, अरे तुम ऐसा समझ लो कि वी आकार का कोई फ्रेम है, ठीक है ना, कोई फ्रेम है वी शेप में, और इस वी शेप फ्रेम में हमने ये बॉल रख दी है भाई, ये बॉल। तो फाइंड एफ बी डी ऑफ बॉल। अब इस गेंद पर लगने वाले सारे फोर्सेस का एफ बी डी चाहिए। ट्राई करिए, पहले सिस्टम में ही सारे फोर्सेस दिखा लीजिए और फिर अलग अलग करिए, देखते हैं क्या होता है। सरफेस अलग तो नॉर्मल रिएक्शन अलग, कांटेक्ट सरफेस डिफरेंट तो नॉर्मल रिएक्शन डिफरेंट। तो सबसे पहले तो मैंने यहां पर सिस्टम पे ही सारे फोर्सेस बना लिए। एक कांटेक्ट यहां हुआ है और एक कांटेक्ट यहां हुआ है, तो नॉर्मल फोर्स तो आ गया। चलो मान लेते हैं कि यहाँ वाला नॉर्मल फोर्स N1 है तो ये भी N1 होगा, और यहाँ वाला नॉर्मल फोर्स N2 है तो ये भी N2 होगा। और कोई नॉर्मल फोर्स, वेट दिमाग में रखा हुआ है, वेट तो हम लोग कभी भी डील कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैंने बॉल को बाहर निकाला भैया, ये बॉल बाहर आ गई, तो इस वाली सरफेस ने बॉल के साथ जो नॉर्मल फोर्स दिया है वो ये रहा, और इस वाली सरफेस ने जो बॉल को नॉर्मल फोर्स दिया है वो ये रहा, और ये बॉल का वेट हो गया। कुछ रह गया बोलो? सबके सही है डायग्राम? अगर मैं बता तो रहा हूं तो गलती कहाँ होती है, जहां पे कांटेक्ट है ना वहां दो छोटे छोटे तीर लगाओ, लंबे लंबे मत लगाओ तीर, क्योंकि लंबे लंबे तीर अगर लगा दोगे तो कौन सा तीर किसका है तुम भूल जाओगे।
छोटे तीर लगाए, देखो मैं छोटे छोटे तीर लगाता हूं, बहुत लंबे नहीं। अब मेरे नॉर्मल फोर्स तो बॉल को दबाएगा, तो बॉल को कौन दबा रहा है? N1। और यहां पे बॉल को कौन दबा रहा है? N2। तो ये वाला तीर बॉल पर है, ये वाले फोर्स का एरो बॉल पर है, ठीक है। अब देखो मैं गलती भी करके दिखाता हूं आपको। देखो अगर आपने लंबे लंबे तीर लगा दिए नॉर्मल फोर्स के, ये देखिए लंबे लंबे तीर लगा दिए, तो थोड़ा सा उलझ जाता है मामला। आप देख रहे हो शुरू से लेकर पिछली वाली क्लास से लेकर के अब तक मैं जब भी कहीं नॉर्मल फोर्स आता है चुपचाप मैं छोटे छोटे दो क्या लगाता हूं? एरो, जो कि कांटेक्ट सरफेस के साथ कैसे होते हैं? 90 डिग्री पर। डायरेक्शन में कैसे होते हैं? अपोजिट, ठीक। और वो वाली बात याद रखता हूं कि तुमने बोला कि सर मेरे ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रहा है, तो तुम्हारे ऊपर नॉर्मल फोर्स तुमको दबाएगा। नॉर्मल फोर्स हमेशा किस नेचर का होता है? कंप्रेसिव नेचर का होता है। हम क्लास में खड़े हैं तो मेरे पैर और जो फ्लोर है वो कांटेक्ट में आ गए, वहां पे एक नॉर्मल फोर्स होगा, तो बताओ नॉर्मल फोर्स हमको क्या कर रहा होगा? दबा रहा होगा। तो मेरे अगर पैर ये हैं तो ये कैसा होगा? ये होगा। और जो मैं फर्श पर जो नॉर्मल फोर्स मैं लगा रहा हूँ मैं फर्श को दबा रहा हूँ। तो ये कुछ बेसिक्स आप अपना जो है याद रखो, तो डायरेक्शन कभी गलत, ठीक है। आगे चलें। वेक्टर जानते हैं सब लोग, जिनका पढ़ा हुआ है वो तो जानते ही हैं, जिनका नहीं पढ़ा वो जानते कि नहीं? वेक्टर क्या होती है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के पास वैल्यू होती है। वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड होता है। और क्या होता है? स्पेसिफिक डायरेक्शन, निश्चित दिशा होती है। तो जिन फिजिकल क्वांटिटीज के पास ये दो चीजें होती हैं वो वेक्टर कहलाते हैं। और अगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड भी मिलता है और डायरेक्शन भी मिलता है, और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है एरो साइन। जैसे मैंने ये तीर बना दिया तो तुम हमसे पूछो कि सर ये क्या है, तो मैंने कहा ये फोर्स वेक्टर है। तो अब तुम समझ गए कि ये जो तीर है वो किसके लिए है? फोर्स वेक्टर है, ठीक। अच्छा, अगर कोई वेक्टर दो परपेंडिकुलर लाइनों के बीच फंस जाए या फंसा दिया जाए, जैसे ये एक वेक्टर तुम लाल पेन से देख रहे हो, फोर्स वेक्टर है, मैं इसको दो परपेंडिकुलर लाइनों में फंसाना चाहता हूं। ये देखिए एक लाइन ये वाली और एक लाइन ये वाली, तो देखो ये वाला फोर्स वेक्टर दो परपेंडिकुलर लाइनों के बीच में फंस गया कि नहीं फंस गया? फंस गया। तो इस वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं इन लाइनों पर, यानी इस वेक्टर का एक कंपोनेंट यहां होगा और एक कंपोनेंट यहां होगा। अब कंपोनेंट भी हम लोगों ने वेक्टर में पढ़े हैं, लेकिन अभी जिन लोगों ने नहीं पढ़े हैं वो केवल जाने जो मैं बोल रहा हूं कि अगर आप किसी वेक्टर को दो परपेंडिकुलर लाइनों के बीच फंसा देते हो तो उन परपेंडिकुलर लाइंस पर उन वेक्टर्स के क्या होते हैं? कंपोनेंट होते हैं। तो जैसे अगर हमारे इस वेक्टर का नाम फोर्स वेक्टर है तो इसका नाम क्या होगा? इसका कंपोनेंट। इसका नाम क्या होगा? इसका कंपोनेंट। कॉमन सेंस लगाओ भाई, अगर ये वेक्टर फोर्स है तो कंपोनेंट भी तो फोर्स होंगे। और फिर हमने आपको वेक्टर चैप्टर में ये बताया था कि इन कंपोनेंट्स की वैल्यू कैसे निकलती है। तो ये दोनों कंपोनेंट जो हैं आपके, ये दोनों कंपोनेंट आपस में कैसे हैं? 90 डिग्री पर हैं, इसलिए इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो किसी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, बात को समझना। क्वेश्चन है यहां पर कि हाउ वी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ rectangular components of given vector।
किसी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? तो आंसर है ये कंपोनेंट वैल्यू बराबर गिवन वेक्टर वैल्यू। एक तो पहला कंपोनेंट ऐसे निकलेगा, दूसरा कंपोनेंट कैसे निकलेगा? कंपोनेंट वैल्यू। ये केवल आप लोगों के लिए मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रहा हूं, क्योंकि जिन्होंने पढ़ा हुआ उनके लिए ये हलवा है। गिवन वेक्टर वैल्यू, जैसे मुझे इस कंपोनेंट की वैल्यू निकालनी है और इस कंपोनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? तरीका ये होता है, गिवन वेक्टर की वैल्यू साथ में क्या आता है? साइन या कॉस, और यहां पर क्या आता है? साइन या कॉस। ठीक, अब जिन्होंने वेक्टर नहीं पढ़ा है वो ध्यान से सुने। साइन आएगा या कॉस आएगा, ये डिपेंड करता है कि वेक्टर ने एंगल कहां से बनाया है। सपोज कर लो कि इस वाले वेक्टर ने यहां से एंगल बनाया है, तो जहां से एंगल बनाया है वहां के कंपोनेंट में कॉस आएगा, यानी एफ डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा? एफ डबल डैश बराबर हो जाएगा एफ कॉस अल्फा, और एफ डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ साइन अल्फा। देखो पहले क्या लिखते हैं? गिवन वेक्टर की वैल्यू, और गिवन वेक्टर की वैल्यू कितनी है? एफ। तो एफ डबल डैश में भी एफ आएगा और एफ डैश में भी एफ आएगा। अब यहां पे लिखा है कि साइन या कॉस, तो साइन रहेगा कि कॉस रहेगा? तो जहां से एंगल बनाया है वहां पर कॉस रहेगा, और बाकी दूसरे वाले में क्या रहेगा? साइन रहेगा। क्लियर? फिर से सुनो, अगर हम किसी वेक्टर को दो रेक्टेंगुलर 90 डिग्री की लाइनों के बीच फंसा दें, तो उन लाइनों पर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको निकालने की आदत होनी चाहिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। फिर एक बार मैं डायग्राम बना करके अपनी बात को आपको ट्यून्ड करने की कोशिश करता हूं। सपोज कर लीजिए एक वेक्टर ये है। अच्छा, चूंकि हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं तो वहां पे हमारे वेक्टर का नाम क्या होगा? फोर्स। कभी वो टेंशन वाला फोर्स, कभी वो स्प्रिंग वाला फोर्स, कभी वो नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स, और भी आगे आएंगे। तो ये एक फोर्स है, मान लेते हैं इसकी वैल्यू 8 न्यूटन है। ठीक, तो मैं इस वेक्टर को दो 90 डिग्री की लाइनों में फंसा देता हूं। तो मैंने एक लाइन ये बनाई और एक लाइन ये बनाई, और मैंने कहा ये 90 डिग्री है। देखिए वेक्टर कहां फंस गया? 90 डिग्री लाइन के बीच में फंस गया। अब यहां जो वेक्टर का कंपोनेंट होगा, चलो मान लेते हैं वो F1 है, और यहां जो वेक्टर का कंपोनेंट होगा मान लेते हैं वो F2 है। और हमारे इस वेक्टर ने यहां से 60 डिग्री बना लिया है, तो F1 बराबर क्या होगा? वेक्टर की वैल्यू, और क्या आएगा? साइन 60, और F2 बराबर क्या होगा? वेक्टर की वैल्यू कॉस 60। यानी जहां से एंगल बनेगा वहां के कंपोनेंट में क्या आएगा? कॉस, बाकी जो बच जाएगा वहां पर आ जाएगा। ये करना, बाकी जिन्होंने वेक्टर पढ़ा उनके लिए तो कोई इशू नहीं है ना? बोलो भाई, आप लोग कर लोगे? ठीक। तो जब आपने ये वेक्टर के कंपोनेंट्स करने सीख लिए, और इन दोनों कंपोनेंट्स को हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक, तो अब जरा हमको सेटिस्फेक्शन हो जाए कि आप कर लेंगे, तो ये रहा आपके लिए सवाल। ये है वाई एक्सेस और ये है एक्स एक्सेस। एक फोर्स वेक्टर 100 न्यूटन का यहां फंस गया है, दो 90 डिग्री की लाइनों में फंस गया। ये रहा एंगल 60 डिग्री। अच्छा, जो कंपोनेंट x पर होगा उसको क्या कहेंगे? x कंपोनेंट, और जो y पे जाएगा उसको कहेंगे y कंपोनेंट। एक भैया ये वेक्टर है, इसकी वैल्यू है 20 न्यूटन, और इसने यहां से 30 बनाया है। ठीक है,
एक वेक्टर फोर्स ये है भाई, इसकी वैल्यू है 40 न्यूटन, इसने यहां से 20 डिग्री बनाया है, तो मुझे ऑल कंपोनेंट देखने हैं, ऑल कंपोनेंट्स दिखाओ। इन तीनों वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे, सभी को दिखाओ। तो देखो इस 100 न्यूटन को पहले देखते हैं। 100 न्यूटन का एक कंपोनेंट तो इधर आएगा, कितना हो जाएगा 100 sin 60। एक कंपोनेंट इधर जाएगा, कितना हो जाएगा 100 cos 60। 100 न्यूटन खत्म हुआ, दो कंपोनेंट आ गए। जिधर से एंगल बनेगा वहां के कंपोनेंट में cos, बाकी जो बच गया sin। ये सही है सबका, ठीक। अब चलते हैं इस वाले वेक्टर के पास, इस वाले फोर्स के पास। इस वाले फोर्स ने -y के साथ में 30 बनाया है, तो यहां के कंपोनेंट में आएगा 20 cos 30। इसका साथी ये मिलेगा ना भाई, -y की लाइन अगर तुम ये लो तो वेक्टर तो उधर देगा ही नहीं कंपोनेंट, तो इस वाले वेक्टर का एक कंपोनेंट इधर जाएगा और वो जाएगा 20 sin 30, ठीक है। अब चलो भैया ये 40 न्यूटन का जो वेक्टर है, एक कंपोनेंट यहां गिराएगा, कितना 40 cos 20, एक कंपोनेंट यहां गिराएगा, कितना 40 sin 20। सही है सभी का, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही है ना सबका। इस तरीके से तुम क्या करोगे कि दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स अगर होंगे तो कभी कभी आपको उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, तो करने आना चाहिए। अब मैं आपसे पूछूं कि सभी एक्स कंपोनेंट की लिस्ट बना दो, ध्यान देना। सब कंपोनेंट वाला काम हो चुका है, तुमने कहा हाँ हो चुका है, तो हमने कहा जरा फोर्स की लिस्ट बताओ क्या है। फोर्स की लिस्ट देखते हैं और उनके कंपोनेंट की लिस्ट देखते हैं, कंपोनेंट एक्स वाले और कंपोनेंट y वाले। चलो देखते हैं। तो पहला वाला फोर्स कितना था 100 न्यूटन, इसके x कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है 100 sin 60, इसके y कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है 100 cos 60। खत्म खेल इसका। दूसरा फोर्स कौन है 20 न्यूटन, 20 न्यूटन का x कंपोनेंट कितना है 20 sin 30, y कंपोनेंट कितना है -20 cos 30। जो कंपोनेंट -y में जाएगा वहां नेगेटिव लगा देना, और जो नेगेटिव x में जाएगा वहां नेगेटिव लगा देना, और जो प्लस में उसमें कोई जरूरत, वो तो प्लस रहेगा ही। और आगे चलें, यहां लगाने की जरूरत नहीं है, जब हम अलग से लिस्ट बना रहे हैं तब। ओके, अब तीसरा फोर्स कौन है भैया 40 न्यूटन का, इसका x कंपोनेंट कितना है -40 cos 20 और y कितना है -40 sin 20। ये सारे क्या हैं x कंपोनेंट हैं और ये सारे क्या हैं y कंपोनेंट हैं। अगर हम सभी x कंपोनेंट को जोड़ दें, अगर हम सभी x कंपोनेंट को जोड़ दें तो क्या होगा रिजल्टेंट ऑफ x कंपोनेंट, रिजल्टेंट ऑफ x कंपोनेंट। और अगर हम सारे y कंपोनेंट्स को जोड़ दें तो क्या बनेगा रिजल्टेंट ऑफ y कंपोनेंट्स। क्लियर ये बात, ठीक है ना। चलो, तो ये आपने एक बहुत बड़ा काम कर लिया, उन लोगों ने स्पेशली जिन्होंने वेक्टर नहीं पढ़ा, लेकिन ये बात, ये पॉइंट आपने सही किया। ये सारी चीजें जो है फ्रेमिंग वे में चल रही हैं अभी। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था वो ये था कि जो रुका हुआ है वो हमेशा रुका हुआ रहना चाहता है, और जो मोशन में है वो हमेशा मोशन में रहना चाहता है, जब तक कि बाहर से उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। दूसरा वाला लॉ ये था कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है अप्लाइड फोर्स, और इसके 3 केस थे। उसमें से एक केस था कि F इज इक्वल टू ma, जब मास क्या हो कांस्टेंट हो, और F इज इक्वल टू v dm बाई dt, जब मास वेलोसिटी कांस्टेंट हो। और तीसरा था जब दोनों लोग वेरिएबल हैं, ना तो मास कांस्टेंट है ना ही वेलोसिटी,
तो F इज इक्वल टू द m dv बाई dt प्लस v dm बाई dt। ठीक, ऐसा कौन सा मोशन है जहां पर समय के साथ में मास बदलता रहता है? तो रॉकेट वाला केस था। पानी की बूंद वाला भी केस हो सकता है। जब पानी की बूंद बादलों से निकलती है तो उसका जो मास है, क्या वही मास नीचे गिरता है ना? रास्ते में ढेर सारा मास उसका क्या हो जाता है? टूटता रहता है, डिस्ट्रॉय होता रहता है। तो चलिए, ये आपका था सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ क्या है? लिखाया नहीं गया। थर्ड लॉ ये कहता है कि अगर कहीं पर एक्शन है तो वहां पर अपोजिट एंड इक्वल क्या होता है? रिएक्शन होगा। तो देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। ठीक है ना? तो तीसरा वाला लॉ हम बता रहे हैं, अभी लिखाया नहीं गया। और नॉर्मल फोर्स हमने अभी आपको बता रखा था पिछली क्लास में, तो एक तरीके से वो क्या था? न्यूटन का थर्ड लॉ ही था। ठीक है, चलिए तो अब और आगे चलते हैं भाई, कुछ चीजें और देखी जाए। ढेर सारे फोर्सेस किसी पर लगे हुए हैं और फिर भी कहा जाता है कि वो इक्विलिब्रियम में है। जैसे मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है, एक फोर्स इस पर ये लगा 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 है, एक फोर्स ये इस पर ये लगा है। इतने सारे फोर्सेस इस अकेले के ऊपर लगे हैं, बावजूद एक स्टेटमेंट आता है कि ये तो इक्विलिब्रियम में है। तो अंडर द टू और मोर देन टू फोर्सेस, अंडर द टू और मोर देन टू फोर्सेस अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन लगने वाले सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आएगा, जो नेट आएगा, वो क्या है? जीरो। वो क्या आएगा? जीरो। एक मतलब तो इसका ये है। दूसरा इसका क्या मतलब है कि जो नेट टॉर्क होगा, अब टॉर्क आप में से ज्यादातर लोगों को नॉलेज होगी टॉर्क की, जो चीजों को घुमाता है वो क्या कहलाता है? टॉर्क वाला फोर्स। दूसरा मतलब है कि नेट जो टॉर्क होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। और अगर आपको टॉर्क के बारे में नहीं पता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप जो है रोटेशन में टॉर्क को पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको नंबर पूरे लेने हैं तो कोई आपसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ टू और मोर देन टू फोर्सेस, अगर दो या दो से ज्यादा फोर्सेस किसी पर लगे हैं और वो कहता है कि हम तो इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू क्या है? जीरो। और इसका एक मतलब ये भी है जो नेट टॉर्क है वो क्या है? जीरो। अभी तुम टॉर्क के चक्कर में मत पड़ो, केवल इसको समझो कि हाँ सर ने ये बोला कि नेट टॉर्क जीरो है। बाकी टॉर्क क्या होता है? जहां पर भी चीजें घूमती हैं ना, रोटेट करती हैं, वहां पे जो फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड द टॉर्क। उसके बारे में हम लोग किस में पढ़ेंगे? रोटेशन में पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिए नोट और लिखिए जो मैं बोल रहा हूं। अंडर टू और मोर देन टू फोर्सेस, TW2, अंडर टू और मोर देन टू फोर्सेस, अंडर टू और मोर देन टू फोर्सेस, व्हेन ए ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में सिस्टम, व्हेन ए ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में सिस्टम, भाई आप उसको ऑब्जेक्ट कह लो, आप उसको सिस्टम कह लो, आपकी मर्जी। ठीक, व्हेन ए ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में सिस्टम, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, मेंटेन इक्विलिब्रियम, मेंटेन इक्विलिब्रियम, मेंटेन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को अंडरलाइन करो। देन इट मीन्स, then it means, तो it means के बाद आगे आइए, बिल्कुल नई लाइन पर आइए, स्टार पॉइंट बना के लिखिए, नेट फोर्स NET, नेट फोर्स
नेट फोर्स को और क्या कह सकते हैं? रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स FNET नेट इज इक्वल टू 0। और दूसरा नेट टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, हिंदी में बल आघूर्ण कहते हैं। जो चीजों को रोटेट कराता है वो टॉर्क कहलाता है। तो नेट फोर्स टॉर्क को बच्चों टाउ से लिखते हैं। ये सिंबल किसका है? टाउ। ये सिंबल टाउ है। तो टाउ नेट बराबर क्या है? 0। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम, लॉमी थ्योरम ने क्या बताया है, बड़ा ही यूजफुल रहता है फिजिक्स में। और ये लॉमी थ्योरम आपको मैथ में भी मिलता है। अगर मैं सही हूं तो 12th स्टैंडर्ड की मैथ में मिलेगा। लॉमी थ्योरम क्या कहती है, जान लो भाई इसको। लॉमीज थ्योरम क्या कहता है? क्या कहता है ये हम अभी देखेंगे, लेकिन इस थ्योरम के बारे में सोचोगे कब? यानी जो थ्योरम है इसकी तुमको याद कब आएगी? लॉमीज थ्योरम की याद आपको कब आएगी? जब किसी ऑब्जेक्ट पर 3 फोर्सेस लगे होंगे। 4 नहीं, केवल कितने? 3। जब किसी ऑब्जेक्ट पर 3 फोर्सेस लगे होंगे और वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा, तो हम लॉमीज थ्योरम की बातचीत करने के बारे में सोचेंगे। तो व्हेन 3 forces are in action over given object system and equilibrium take place, then we can use लॉमी थ्योरम। लॉमी थ्योरम आप हमेशा नहीं इस्तेमाल करेंगे। लॉमी थ्योरम यूज होने की शर्त है केवल कितने फोर्सेस होंगे? 3। और क्या होना चाहिए? इक्विलिब्रियम। एक डायग्राम भी बनाते हैं। मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर एक फोर्स ये लगा हुआ है F1 और एक फोर्स ये लगा हुआ है F2 और एक फोर्स ये लगा हुआ है F3। और इन तीनों फोर्सेस के होने के बाद भी ये जो ऑब्जेक्ट है वो किसमें है? इक्विलिब्रियम में है। तो लॉमी ने क्या कहा? जो लॉमी ने कहा वही बन गया लॉमी थ्योरम। लॉमी ने कहा कि भाई ऐसा है कि तीनों फोर्सेस का नेट 0 होगा। ये तो हम पहले से ही जानते हैं यार। 3 क्या 30 होते तो भी नेट 0 होता है। तो नेट फोर्स 0 होगा, ये बात तो हम पहले से ही जानते हैं। लॉमी ने भी बताई कि नेट फोर्स विल बी 0। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी कि नेट फोर्स तो 0 होगा ही होगा। जो दूसरे नंबर पे बात है वो लॉमी की जबरदस्त बात है कि अगर इक्विलिब्रियम है तो F1 वाला फोर्स ले लो, अपॉन में ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन, और उसके आगे लिखो एंगल बिटवीन F2 एंड F3। ध्यान दीजिएगा, अगर 3 फोर्सेस मिलकर के इक्विलिब्रियम बना रहे हैं तो लॉमी ने जो बात कही है वो ये वाली है। कह रहे कि F1 वाला फोर्स लिया, F1 वाला फोर्स लिया और ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन लिया, और फिर क्या लिया? F3 और F2 के बीच का एंगल, यानी F1 को छोड़ दीजिए, F2 और F3 बचा। ये बराबर होता है दूसरा वाला फोर्स F2। साइन बोलो एंगल कौन सा? एंगल बिटवीन F1 एंड F3।
F2 छोड़ करके F2 को छोड़ के F1 F3 बचा, और ये बराबर होता है F3, और नीचे ये साइन बोलो कौन बचा, एंगल बिटवीन F1 एंड F2। तो ये जो बात लॉमी ने बताई, ये बड़ी फेमस पॉइंट है इनका, और हमें न्यूमेरिकल लगाने के लिए कभी कभी लॉमी थ्योरम जो है बिल्कुल अलादीन का चिराग साबित होता है, कि बहुत टिपिकल सा कोई क्वेश्चन रहेगा जिसको अदर तरीके से किया जाए तो बहुत कठिन रहेगा, लेकिन लॉमी से कर दिया जाए तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है ना, नोट दिस। एक क्वेश्चन आपके लिए बनाते हैं जहां पर इक्विलिब्रियम हो रही है, समझना भाई। ये एक पेंडुलम जो है वो लटकाया गया है, 20 किलोग्राम इसका मास है, और यहां पर एक रस्सी ऐसे कस के बांध दी गई है। और यहां पर जो टेंशन है, इस जगह पर जो टेंशन है, टेंशन वाला फोर्स 5 न्यूटन है। ये ए पॉइंट है, इसका नाम बॉल है, तो बी पॉइंट है, दैट इज पी पॉइंट। और ये वर्टिकल से 30 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो इक्विलिब्रियम टेक प्लेस, इक्विलिब्रियम यहां पर है, मतलब कोई भी चीज समय के साथ चेंज नहीं हो रही है। फाइंड टेंशन इन रस्सी बीपी, बीपी रस्सी में टेंशन चाहिए, इक्विलिब्रियम है। तो ये जो बॉल है ये इक्विलिब्रियम में है, और आपको जो है पूछा गया है आपसे कि भाई आप बीपी में टेंशन दिखाइए। कौन इक्विलिब्रियम में है? इक्विलिब्रियम टेक प्लेस फॉर बॉल। जो बॉल बी है वो इक्विलिब्रियम में है। तो जरा इस बॉल पर लगने वाले सारे फोर्सेस दिखाते हैं। ठीक है, सबसे पहले बॉल पर लगने वाले सारे फोर्सेस, और सारे फोर्सेस दिखाने का सबसे अच्छा रास्ता है सिस्टम में ही पहले सारे फोर्सेस दिखा लो। तो ए बी वाले हिस्से में टेंशन होगा, बोलो, और बीपी वाले हिस्से में टेंशन होगा। रस्सी बदल गई है तो टी डैश, और बॉल के पास में वेट होगा। बॉल पर लगने वाले सारे फोर्सेस हो गए हैं, अलग कर लेते हैं जरा सा। एक तो बॉल पर लगने वाला वेट है, वेट बराबर होता है mg, यानी 20 इंटू जी। छोटा जी कितना है? 10, 9.8 होता है, लेकिन 10 मान सकते हैं। और मास अगर किलोग्राम में, स्मॉल जी अगर SI में, तो वेट का जो यूनिट है वो न्यूटन होता है। और बॉल पर एक फोर्स ये लगा है टेंशन, कितनी वैल्यू का है? 5 न्यूटन, और एक फोर्स ये लगा है टी डैश। ठीक है, तो बॉल पर कुल कितने फोर्सेस लगे हैं? 3। और क्या आ रहा है? इक्विलिब्रियम। क्या आ रहा है? एक बार लॉमी के बारे में सोचना चाहिए जरूर। ये सजेशन है आपको कि अगर कहीं पर 3 फोर्सेस हैं और वो चीज इक्विलिब्रियम में है, तो एक बार लॉमी को जरूर नॉक कर लो, हो सकता है कि बात बन जाए। और आगे देखो भाई, अगर ये 30 डिग्री है, ये भी कितना हो गया? यानी ये वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री आ गया। तो मैं लॉमी को याद करता हूं और इस्तेमाल भी करता हूं। तो सबसे पहले मैंने लिया इधर वाला टी, इधर वाला टी लिया, और साइन, इन दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा? ये कितना बनेगा? 150 बनेगा ना, साइन 150।
ठीक। उसके बाद में मैंने लिया ये वाला टी डैश, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल बना है 90। और फिर ये लिया मैंने W वाला, तो W, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल है 120, साइन 120। ठीक है। अब देखिए T की वैल्यू कितनी है 5, साइन 150, T डैश साइन 91 होता है, W कितना है 200, साइन 120। इन दोनों का इस्तेमाल किया, T डैश आ गया कितना 5 बाई साइन 150। इन दोनों का इस्तेमाल किया, T डैश आ गया 200 बाई साइन 120। आगे वैल्यू बोलो भाई। अब सोच के देखो कि तुम्हें लॉमी नहीं पता होती और तुमको यही क्वेश्चन करना होता, तो आप बिलीव करिए बहुत लेंदी हो जाता है। आपसे वो कह रहा है कि मुझे डीपी रस्सी में टेंशन चाहिए और इक्विलिब्रियम हो गया, तो अब आप क्या करते हैं, जानते हो क्या करते, लॉमी नहीं होती, तो आप काम कर ये करते कि अब इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स क्या होगा 0, तो सारे के सारे फोर्सेस के क्या निकालते, एक्स कंपोनेंट निकालते और फिर वाई कंपोनेंट निकालते, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो सारे एक्स कंपोनेंट का टोटल बराबर क्या 0, सारे वाई कंपोनेंट का टोटल बराबर क्या 0। वहां से आता था ये लंबा प्रोसेस कि नहीं, समझ रहे हैं ना। तो लॉमी थ्योरम की इंपॉर्टेंस आप हमेशा अपने साथ रखिए। 3 फोर्सेस की मौजूदगी में अगर कुछ इक्विलिब्रियम में है तो 100% आपको एफर्ट्स करना चाहिए। ठीक, हटा देते हैं इसको, समझने वाला क्वेश्चन था। जरा इसको देखना भाई, हमारा क्वेश्चन है फिक्स्ड पुली है और फिक्स्ड पुली के इधर उधर सस्पेंडेड रस्सी है, सस्पेंडेड स्ट्रिंग and masses attached at free end. Masses are unequal. Discuss laws of motion. तो लॉज ऑफ मोशन का डिस्कशन करिए। पहले आप क्वेश्चन समझो। एक फिक्स्ड पुली है, तो ये बनाई मैंने फिक्स्ड पुली, पुली फिक्स्ड है, पुली के इधर और उधर रस्सी है, ये पुली के इधर उधर रस्सी हो गई, फ्री किनारे रस्सी के ये हैं, यहां पे मासेस अटैच्ड है और जो मासेस हैं वो कैसे हैं, अनइक्वल है, तो भारी वाला नीचे जाएगा, हल्का वाला ऊपर जाएगा, कंफर्म हो गया। तो मान लेते हैं ये M1 है और ये क्या, किसको बड़ा मान लें, M2 को बड़ा मान लें, चलो मान लेते हैं M2 ग्रेटर देन M1। तो लॉज ऑफ मोशन डिस्कस करना है, मतलब फोर्सेस बताइए और सारा डिस्कशन करिए। तो सबसे पहले मैं M2 के पास चलता हूँ, M2 का हालचाल लेता हूँ। M2 में एक फोर्स काम कर रहा होगा M2G और एक क्या काम कर रहा होगा, टेंशन। टेंशन दिखा दिया जाए, टेंशन याद रखो कि रस्सी के जो 2 पॉइंट जहां टच करते हो, जैसे रस्सी का एक पॉइंट यहां टच किया, एक पॉइंट यहां टच किया, यहां पे 2 एरो लगाने हैं। अब ये वाला जो एरो है वो किसका टेंशन है, M2 का। M2 के टेंशन M2 के लिए कौन सा होगा, ये वाला। सिमिलरली यहां देखो टेंशन दिखा देते हैं,
अब M2 पर कोई और फोर्स रह गया हो तो बताओ भाई, सारे हो गए? M1 पे जरा दिखाओ सारे फोर्सेस, M1G नीचे की तरफ, और ये टेंशन। और एक चीज सुनो, समझो बात को, जिसका टेंशन वो हमेशा उससे दूर जाता है। जैसे M2 का टेंशन M2 से दूर जाएगा, ये देखो ये टेंशन का तीर, और M1 का टेंशन M1 से दूर जाएगा। तो यानी ये वाला टेंशन किस पर है? इस पॉइंट पर है। तो जिस तरीके से जिस पर नॉर्मल रिएक्शन वो हमेशा उसको दबाएगा, सिमिलरली जिसका टेंशन वो हमसे, तो अगर मैंने रस्सी को पकड़ रखा हो तो मेरे ऊपर टेंशन मुझसे दूर जाएगा, तुम्हारे ऊपर टेंशन तुमसे दूर जाएगा। ठीक है ये बात? ये बात आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि तुम में से कुछ लोग सोच रहे हो कि सर ने जब ये डायग्राम बनाया है तो ये तो पिछली क्लास में सिखा दिया था कि टेंशन हमेशा रस्सी की लंबाई को कम करने की कोशिश करता है। तो ये भी टेंशन है और ये भी टेंशन है। ये टेंशन किसका है? इस पॉइंट का। और ये टेंशन किसका है? M2 का। ऑलवेज कीप इन माइंड कि जिसका टेंशन वो हमेशा उससे क्या होगा? दूर जाएगा। ठीक है, पक्का? तो अब हमने M1 पे भी बात कर ली है, M2 पे बात कर ली, कोई और रह गया नहीं। अब तुमने तो ये माना है ना कि M2 बड़ा है, तो अब M2 बड़ा है तो M2 नीचे जाएगा तो ये मूव करेगा ना। अच्छा, जो चल रहा है और यहां पर कोई मास तो बदलने वाला नहीं है, तो जब मास नहीं बदलता तो F बराबर क्या होता है? ma। तो यहां पे फंडा लगाना है, F बराबर ma। तो यहां पर F की वैल्यू क्या होगी? M2G माइनस T। यार जब दो फोर्सेस होंगे और मोशन होगा, दोनों फोर्स डायरेक्शन में अपोजिट होंगे, तो नेट फोर्स बराबर क्या होगा? बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स। भाई ये F बराबर क्या है? ये वो फोर्स है जो चला रहा है। तो इसको कौन चला रहा है? यहां तो दो दो फोर्स है, तो ना तो ये चला रहा है ना तो ये चला रहा है, दोनों का क्या चला रहा है? नेट रिजल्टेंट। और बड़ा कौन है? क्योंकि तुमने M2 को बड़ा माना है ना, तो M2 वाला नीचे जा रहा होगा। तो अगर ये नीचे जा रहा होगा तो फिर ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। इधर आते हैं भैया, जब ये वाला ब्लॉक नीचे जा रहा होगा तो ये वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा होगा, यानी यहां पे बड़ा कौन है? T। तो यहां पे नेट फोर्स क्या बनेगा? T माइनस M1G, और बराबर क्या होगा? M1A। अब एक बात जरा सोच के बताओ, इसका भी एक्सेलरेशन A और इसका भी एक्सेलरेशन A, ऐसा क्यों? अरे एक ही सिस्टम से अटैच्ड है ना भाई। अगर आप किसी कार में बैठे हो और कार का एक्सेलरेशन समथिंग है तो तुम उससे अटैच हो, तुम्हारा भी क्या है? वही है ना, इसलिए दोनों का A रहेगा। ठीक, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को अगर सॉल्व करें, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, और पहली और दूसरी इक्वेशन को अगर प्लस कर दें, सारे बड़े बच्चे हैं यहाँ पर, तो T और T कट जाएगा, क्या आएगा? M2G माइनस M1G बराबर M1 प्लस M2A। तो A बराबर कितना आ गया? M2 माइनस M1G अपॉन में M2 प्लस M1। ये A फॉर एक्सेलरेशन आ गया। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर तुम जो है किसी भी इक्वेशन में पुटअप कर दो, चाहे पहले में या दूसरे में, तो T फॉर टेंशन आ जाएगा। देखो कैसे, इक्वेशन 1 ले रहा हूं मैं, चाहे 2 ले सकते थे आप। तो इक्वेशन 1 है M2G माइनस T बराबर M2A। तो T बराबर आ गया M2G माइनस का M2A। T बराबर M2G माइनस का M2A की वैल्यू कितनी है? A की वैल्यू कितनी है? M2 माइनस M1 अपॉन M2 प्लस M1 साथ में G। तो ये आ गया T इज इक्वल टू, क्या कॉमन है? M2G कॉमन है, बोलो। अंदर रह गया 1 माइनस, और क्या रह गया? M2 माइनस M1 अपॉन में M2 प्लस M1। तो ये T बराबर आ गया M2G, यहाँ पर आ गया M2 प्लस M1,
माइनस m2 प्लस m1 अपॉन में m1 प्लस m2, और ये m2 से m2 कैंसिल हो गया, t बराबर आ गया 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। ये टेंशन आ गया। अब जरा क्वेश्चन पे गौर करो और इसके सलूशन पर गौर करो। एक पुली है जो कि फिक्स है, उसके थ्रू एक रस्सी जा रही है जिसके फ्री किनारों पर अटैच्ड मासेस है डिफरेंट वैल्यू के, और अर्थ में अगर आप रहते हो तो ग्रेविटी की वजह से जो भारी वाला होगा वो नीचे जाएगा, जो हल्का वाला होगा वो ऊपर जाएगा। तो कह रहा है कि डिस्कस द लॉ ऑफ मोशन। तो देखो मैंने कौन सा लॉ ऑफ मोशन लगाया, सेकंड वाला। सेकंड लॉ एफ बराबर एम ए क्यों लगाया, क्योंकि मास यहां पर क्या है, कांस्टेंट। ठीक, क्लियर ये बात। अब ये जो हमने काम किया वो पूरा डिटेल में किया, शॉर्टकट भी है इसके, देखेंगे बाद में, नोट कर लीजिए पहले। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पुली एक बार फिर से फिक्स रखते हैं, उसके ऊपर से स्ट्रिंग को पास कराते हैं, फ्री किनारों पर मासेस को अटैच करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पुली फिक्स है एक बार फिर, वर्किंग वे आपको सीखना है और कोई पर्पस नहीं है कि आपको चुपचाप जो है हर किसी का हालचाल देखना है, नेट फोर्स ने निकाल करके एफ बराबर एम ए कर देना है बस। ये रही रस्सी, ये m1 है, ये m2 है, ये m3 है, और ये m4 है। वही A फॉर एक्सेलरेशन निकालना है और T फॉर टेंशन निकालना है। तो यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन निकालना है और टेंशन निकालना है। तो पहले ज़रा सा सिस्टम में सारे फोर्सेस दिखा दिए जाएं। ये अटैच, टेंशन के तीर, क्योंकि ये रस्सी सेम है यहाँ से यहाँ तक। ये अटैच, टेंशन के एरो। अब ये रस्सी अलग हो गई ना, टी डैश, या चलो T1 लिख दिया, टी डैश ज़्यादा सही रहेगा मेरे ख्याल से। और फिर यहाँ पर T डबल डैश। वेट बैलेंस कर लेंगे, वेट मैनेज कर लेंगे। रस्सी अलग तो टेंशन अलग। अब जिस तरफ भारी मतलब जिस तरफ ज़्यादा मास होगा वो पोर्शन नीचे जाएगा और बाकी जो बचा हल्का वाला वो ऊपर जाएगा। चलो हम इसको मान लेते हैं कि ये ऊपर जा रहा है अप, और ये डाउन। पहले M1 पर चलते हैं। M1 पर लगने वाले सारे फोर्सेस, एक तो वेट M1 का नीचे की तरफ काम करेगा, और टेंशन काम करेगा, और T डैश काम करेगा। देख लेना भाई, जिसका टेंशन वो हमेशा उससे दूर जाता है। देखो M1 पर चलो तो M1 से एक टेंशन ये जा रहा है दूर और एक ये जा रहा है, तो T और T डैश हो गए, और M1 का अपना वेट हो गया। सारे आ गए कि नहीं आ गए? ये M1 नीचे जा रहा है ना, तो नेट फोर्स कैसे होगा? नेट फोर्स होगा M1G प्लस T डैश माइनस T। यही तो होगा भाई। बड़ा कौन होगा? नीचे वाले फोर्स बड़े होंगे, तभी तो नीचे ले जाएंगे। और जब फोर्सेस आपके डायरेक्शन में अपोजिट हैं तो नेट बराबर क्या होता है? बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स। तो नीचे की डायरेक्शन में कुल फोर्स कितना है? T डैश प्लस M1G। ये बड़ा है माइनस का T, और ये बराबर क्या हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। F बराबर ma से। पहले हमने यहाँ पे क्या लिखा? F। और जब बहुत सारे फोर्सेज होंगे तो F का मतलब क्या है? नेट फोर्स। M1 का हाल चाल हो गया। चलते हैं M2 के पास। तो M2 का एक तो वेट नीचे की तरफ काम करेगा, M2 में T डबल डैश टेंशन होगा, T डैश टेंशन होगा, नीचे जा रहा है
तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, m2g प्लस टी डबल डैश माइनस का टी डैश बराबर m2a। ठीक है, चलते हैं m, ये कौन सा था, 3 है, ये m3 के पास चलता है। तो m3 का वेट नीचे काम करेगा और टी डबल डैश काम करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा m3g माइनस टी डबल डैश बराबर m3a। सही है, बोलो। चलते हैं m4 के पास, m4g ठीक, ये वाला m3 होगा, सही कह रहे हो। ठीक है, तो m4 के लिए आ गया, तो m4 ऊपर जा रहा तो क्या बनेगा, t माइनस m4g बराबर m4a। जो इक्वेशंस बनी है जरा इनको ऐड करो। जब आप इनको ऐड करोगे देखो क्या होगा, ये वाला t डैश इससे कट जाएगा और ये t डबल डैश इससे कट जाएगा, बोलो, और t कट जाएगा, तो इधर लेफ्ट हैंड में क्या रह जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 माइनस m4g इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, a m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। तो a बराबर आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 माइनस m4 g बराबर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। और आपको एक अंदर की बात बता दें, अब इसी a की वैल्यू को यहाँ रख दो, a यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में रख दो, ये हम लोग करेंगे नहीं, केवल सीख रहे हैं। अगर हम a की वैल्यू यहाँ रख दें तो किसका काम तमाम हो जाएगा, t का। और फिर अगर हम a की वैल्यू यहाँ रख दें, t रख दें, तो t डैश आ जाएगा, सारे के सारे टेंशन्स भी निकल आएंगे। आपको वे समझना है, आपको तरीका समझना है। और क्वेश्चन का लुक कैसा है, क्वेश्चन का लुक है कि सिंगल फिक्स्ड पुली होगी, पुली के इधर उधर रस्सी के फ्री पॉइंट्स होंगे और हम इधर उधर क्या लटकाएंगे, मासेस। जिधर भारी होगा उधर वो नीचे जाएगा, जिधर हल्का होगा उधर वो ऊपर जाएगा। इक्वेशन बना बना करके हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये तो बेसिक था। एक जुगाड़ भी है, जरा देखो जुगाड़ क्या है। तुमने यहाँ पर पूरा का पूरा काम किया है और तब जाकर के तुमको ए मिला है। इसके ठीक पहले जो क्वेश्चन था, इस वाले से जस्ट पहले जो क्वेश्चन आया था वो ये था, ये m1 था, ये m2 था और m2 को आपने m1 से बड़ा माना था, तो आपका a आया था m2 माइनस m1 g अपॉन m1 प्लस m2, यही तो आया था। और एक अभी तुमने जो है a निकाला है। अब एक इसका जुगाड़ बताते हैं आपको। जुगाड़ क्यों बहुत ज़रूरी है, देखो ना, जैसे जैसे मासेस बढ़ते जा रहे हैं, इक्वेशंस बढ़ती जा रही हैं और काम भी बढ़ता जा रहा है, तो जुगाड़ इस्तेमाल करना चाहिए। क्या है जुगाड़, सुनना। जुगाड़ मैं कहाँ लिखूं, यहां लिखता हूं कि जब बहुत सारे मासेस स्ट्रिंग और विदाउट स्ट्रिंग आर अटैच्ड, देन, अभी जो मैंने ये लिखा है ना विदाउट स्ट्रिंग, ये तो मैं बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन स्ट्रिंग वाली बात तो समझ में आएगी ना। तो विदाउट स्ट्रिंग वाली बात भी अभी आगे आ जाएगी। आप देखो ना, ये सारे के सारे मास किससे अटैच है, रस्सी से। सिमिलरली यहाँ पर भी किससे, रस्सी से।
अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें सीधे सीधे अटैच होते हैं, लाइक दिस, मास 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 मास। सारे मासेस अटैच हैं कि नहीं है, लेकिन यहाँ कोई रस्सी तो नहीं है, तो ये बिना रस्सी के अटैच्ड हैं। तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि जब बहुत सारे मासेस, या चलिए मैं उस अलग अलग कर लेता हूँ, इसको जब करूँगा तो इसके बारे में सिखा दूंगा, अभी मैं रस्सी को ही सिखा रहा हूँ तो हटा देता हूँ इसको। कि जब बहुत सारे masses are attached with string, then अगर बहुत सारे masses रस्सी से अटैच कर दिए गए हैं, then common acceleration, तो अब जितना एक्सेलरेशन इसका उतना इसका रहता है, तो ये कॉमन हो गया ना। अगर ट्रेन का एक्सेलरेशन सपोज कर लो कि 200 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, उससे जितने भी डब्बे जुड़े हैं सबका कितना 200 ही तो है सब। अगर बोलेगा एक डिब्बा बोलेगा, एक ट्रेन का डिब्बा कहता है कि नहीं मेरा एक्सेलरेशन अलग है, तो टूट जाएगा वो, सबका फिर वही होना चाहिए, तो ये कॉमन हो गया। तो कॉमन एक्सेलरेशन ए बराबर होता है NET नेट पुल फोर्स अपॉन टोटल मास। टोटल मास देखो तुम्हारे सामने एक प्रूफ है, इस वाली प्रॉब्लम का ए ये आया है, जरा इस जुगाड़ से निकालो, मेरे इस जुगाड़ से निकालो नेट वाला पुल फोर्स। तो नीचे की ओर कुल कितना पुल होगा, M1 प्लस M2 प्लस M3G, यानी M1 प्लस M2 प्लस M3G। इधर ये पुल फोर्स कितना होगा, नेट चाहिए ना, तो इधर वाला पुल नीचे की ओर होगा, इधर वाला पुल ऊपर की ओर होगा, तो नेट वाला कैसा होगा, दिस माइनस दिस। तो नेट पुल फोर्स अपॉन में टोटल मास आ गया M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। G कॉमन ले लो भैया, आ गया वही आंसर कि नहीं आ गया। देखो यहां पर भी इधर वाले केस में इधर नीचे की तरफ पुल कितना होगा M2G, इधर कितना होगा M1G, तो M2G माइनस M1G, और वही रिजल्ट आ गया। जब तुमको A मिल जाएगा, A तुमने शॉर्टकट से निकाल लिया, सोच के देखो कि A तुमने निकाल लिया, बात को समझना, ए आपने निकाल लिया। अब जब ए निकाल लिया तो अब आगे क्या करें, इस वाले केस की बात करता हूं, उस पर भी बात करूंगा। फिर तुमने टेंशन निकाला था, तो टेंशन कितना आया था, 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2G, ये टेंशन आया था। अब ए तुम्हारा निकल गया है, अब टेंशन कैसे निकलेगा, तो देखिए कैसे निकलेगा। कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लिया जुगाड़ से। अब वी टेक FBD, फुल फॉर्म बोलो, फ्री बॉडी डायग्राम फॉर सिंगल या फॉर एवरी मास and use NLM second, find answer। देखो मैं क्या कहना चाहता हूं, तुमने A निकाल दिया जुगाड़ से, तुमने A निकाल दिया, आ गया M2 माइनस M1G अपॉन M1 प्लस M2। अब टेंशन चाहिए, तो किसी जैसे तुमने कहा M1 को लेना है, तो इस M1 को लिया, M1 तो ऊपर जा रहा था ना, M1 ऊपर जा रहा था, तो कह रहा है कि अब वी टेक FBD फॉर एवरी मास एंड यूज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नंबर सेकेंड। तो ये जो अकेला M1 है ये ऊपर जा रहा है, तो एक तो इस पर फोर्स टेंशन है और दूसरा M1G है, लगा दो न्यूटन्स का सेकंड लॉ, क्या बना, T माइनस M1G बराबर M1A। ए मिल चुका है ना, तो T निकल आएगा, बोलो भाई।
सिमिलरली यहां पर भी ऐसे ही रहेगा। इस वाले केस ए आपकी मुट्ठी में आ गया ना, देखो ना, जब ए आपकी मुट्ठी में आया था तभी तो ये निकल के आने लगा था, और फिर यहां से ही, तो फिर अब आपकी गाड़ी जो है चल निकलेगी। तो नेट वाला पुल फोर्स अपॉन में टोटल मास। और याद रखना कि रस्सी के दोनों किनारों पर जो पुल फोर्स होते हैं वो हमेशा अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। यहां रस्सी को खींचा जाता है, तो अगर एक पुल फोर्स इधर है दूसरा किधर होगा, तो नेट निकालने के लिए बड़े वाले से छोटे वाले को क्या करेंगे, सिमिलरली रस्सी अगर ऐसी है पुली में, तो एक पुल फोर्स अगर नीचे है तो दूसरा, तो नेट हमेशा कैसे निकलेगा, माइनस करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। कौन सी बात नोट कर रहे हैं आप, ये वाला कॉन्सेप्ट वाली बात। याद रखना इस पूरे केस में पुली फिक्स है, ये जो रिजल्ट मैं बता रहा हूं फिक्स पुली चल रही है।